गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप के अर्थ और उसके लक्षण को, उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्र के गुण और दोष क्या हैं और अधिनायक तंत्र जो है वो उसके उत्कर्ष के, उसके उदय होने के क्या कारण थे। क्वेश्चन यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व जो है उसमें तानाशाही के उदय के क्या कारण थे। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो उस वक्त थे विल्सन, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड जॉर्ज थे, उन्होंने कहा कि ये प्रथम विश्व युद्ध जो है ये लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे हैं, और युद्ध समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र की बजाय जो है अधिनायक तंत्र, जो डिक्टेटर स्टेट जो है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती गई। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ के पूर्व जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, ग्रीस आदि जो हैं उनमें अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। तो अधिनायकवाद की अगर हम उत्कर्ष की बात करें, उसके राइज की बात करें, तो निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला था वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई की संधि जो थी उसमें ये था कि विजेता शक्तियों ने युद्ध में हारे हुए देशों पर ये संधि थोप दी। इस तरह से ये अन्याय पर आधारित थी। तो इस संधि के विरुद्ध हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली के में लोकमत जागृत किया और वह अधिनायक बन गए। 1930 के बाद जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति जो है वो बदलती गई। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने में असफल रही, इसलिए अधिनायक तंत्र जो है वो उदय होता गया। जर्मनी और इटली के जो तानाशाह थे वो संसदीय व्यवस्थाओं की खिल्ली उड़ाया करते थे। लोकतंत्र को सड़ी हुई लाश के समान, संसद को बातूनी लोगों की दुकान कहा करते थे। और प्रथम विश्व के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों में लोकतंत्र जो है वो स्थापित किया गया, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण वहाँ जो लोकतंत्र जो है वो सफल नहीं हो पाया। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अधिनायकवाद के उत्कर्ष का जो कारण था वो यही था कि विभिन्न देशों में लोगों के बीच में निराशा की भावना थी, नाराज़गी की भावना थी। विश्व युद्ध के बाद बेकारी, आर्थिक संकट, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आदि समस्याओं का समाधान करने में जो ये संसदीय संस्थाएं जो थी, जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन थी, वो असफल सिद्ध हुई। तो लोगों का जो है डेमोक्रेसी से विश्वास उठने लगा, और तब उनको हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके जोशीले भाषण, उनको और ज़्यादा उनको राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की। और उन्होंने सोचा जनता ने कि ऐसे नेताओं को सत्ता सौंपने से ही देश की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो इस तरह से इस आकर्षण में जनता ने तानाशाहों को अपनी सत्ता सौंप दी, और धीरे धीरे जो है सर्वाधिकारवादी शासन की जो है स्थापना हो गई। अब हम देखते हैं अधिनायकवाद के गुण। तो अधिनायकवाद जो है उसमें के गुण जो है, सबसे पहली है कि कुशलता एवं दक्षता। अधिनायक तंत्र जो है उसमें शासन में कुशलता होती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास होती है। तो निर्णय जो है वो शीघ्रता से लिए जाते हैं। निर्णय ना तो शीघ्रता से लिए जाते हैं, अपितु उनका इम्प्लीमेंट जो है वो भी जल्दी से हो जाता है। देश में अधिनायक तंत्र में देश में बहुत तेज़ी से विकास होता है। एक ही नेता, एक ही योजना, एक ही लक्ष्य आदि के कारण जो है आर्थिक साधनों का समुचित विकास व उपयोग पॉसिबल होता है। संकट काल के लिए उपयुक्त है। जब संकट काल में हमें शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता रहती है, तो संकट काल के समय जो है सभी निर्णय आदेश जो हैं वो एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। आदेशों में एकता बनी रहती है और समय पर उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। अधिनायक तंत्र जो है वो अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता को अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाता है। देश में जो है अधिनायक को ही जो है राष्ट्र का मूर्तिमान स्वरूप मान लेते हैं, और ये जो है इस अधिनायक तंत्र जो है वो लोगों में देश प्रेम, सहयोग और त्याग की भावनाओं का विकास करता है, उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है।
जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो थर्ड वर्ल्ड के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो है वहाँ ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। तो उन ट्रांजिशन पीरियड में अधिनायक तंत्र जो है वो ज़्यादा अच्छा माना गया, क्योंकि शीघ्रता से निर्णय लिए गए, निर्णयों के क्रियान्वयन जो है वो शीघ्रता से किया गया। तो ऐसे में अधिनायक तंत्र जो है वो ज़्यादा उपयोगी है। बहुमुखी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, अधिनायकवाद जो है उसका गुण है कि अनुशासन, व्यवस्था और समृद्धि। यूरोप में जो देशों में जब अधिनायक तंत्र की स्थापना की तो वहाँ तेज़ी से सामाजिक व आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अनेक उद्योग विकसित हुए, समाज में नया आत्मविश्वास जागृत हुआ। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी अधिनायक तंत्र जो है वो सही है। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। अधिनायक तंत्र में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक है। तो जहाँ भी अधिनायक तंत्र अस्तित्व में आया वहाँ लंबे समय तक वहाँ प्रचलित में नहीं रहा। तो इसकी जो डीमेरिट्स हैं, उसके जो दोष हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो इंडिविजुअल लिबर्टी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अधिनायक तंत्र जो है वो व्यक्ति को साधन मानता है और वो राज्य रूपी जो मशीन है उसका एक पुर्जा समझा जाता है। उसको अपने जो भी उसके विचार हैं, जो वो सोचता है, उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है और उसको जो राज्य कह रहा है उसको हर हालत में उसकी पालना करनी है। अधिनायकवाद राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। व्यक्ति अधिनायक तंत्र में राज्य का दास के समान हो जाता है, जबकि सही में राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप जो है इसकी आधारशिला व्यक्ति है। इसमें सभी विरोधियों को शक्ति है और इसमें सभी विरोधियों को बर्बरता से कुचल दिया जाता है। हमेशा दमनकारी और हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी शासन है। राज्य का स्थायी आधार जनता की सहमति है, ना कि बल। तो अधिनायक तंत्र में हमेशा शक्ति के आधार पर शासन किया जाता है, डर के हिसाब से, और हमेशा डर, विद्रोह का डर बना रहता है। और अब अगर कोई डिक्टेटर है, कोई अधिनायक है, तो उसकी एकदम से मृत्यु हो जाए तो उसकी सत्ता कौन प्राप्त करेगा, इसको लेकर भी जो है प्रॉब्लम की स्थिति रहती है। अब हम देखेंगे कि अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। जहाँ पे लोकतंत्र का आधार जनता की सहमति, जनता की इच्छा है, वहीं अधिनायक तंत्र जो है उसका आधार शक्ति है। लोकतंत्र में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन। इसके ठीक ऑपोजिट अधिनायक तंत्र में व्यक्ति को साधन माना जाता है और राज्य को साधन। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है और अधिनायक तंत्र जो है वो अनुशासन, आज्ञा पालन और दमन पर आधारित है। लोकतंत्र जो है इसमें राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और विरोधी दल होते हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में एक ही दल का शासन होता है और विरोध तथा विरोधी दल का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में स्वेच्छाचारिता का शासन होता है। लोकतंत्र जो है उसमें प्रचार के माध्यमों को इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि जनता को जो भी सार्वजनिक विषय हैं उनके समाचार मिलते रहें, जिससे नागरिक विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें। जबकि अधिनायक तंत्र जो है उसमें प्रचार के माध्यमों का प्रयोग सत्तारूढ़ दल तथा नेता के विचारों के लिए किया जाता है। स्वतंत्र प्रेस का इसमें कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र जो है इसमें सरकार उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जबकि जो अधिनायक तंत्र में इसमें सरकार उत्तरदायी नहीं होती। लोकतांत्रिक सरकार नमनीय होती है, परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज किया जा सकता है, जबकि अधिनायक तंत्र जो है वो कठोर शासन होता है। उसमें अवसर के शासन को अवसर के अनुकूल बनाने की जो है नमनीयता जो है वो नहीं होती। तो अब हमने देखा कि अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र की जो है वो क्या शासन व्यवस्था है, उनके गुण और दोष क्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है
अधिनायक तंत्र जो है वो लोकतंत्र का विकल्प कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, मौलिक अधिकार की व्यवस्था होती है, जबकि अधिनायक तंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यवस्था ही नहीं होती। लोकतंत्र जनता की इच्छा के अनुरूप चलता है। हर जो कार्यक्रम होते हैं उन पे जनता की सहमति होती है। लोकतंत्र जो है वो नियमों के आधार पर शासन होता है। और लोकतांत्रिक सरकार जो है वो हर परिस्थिति में उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय पर आधारित होती है। अतः अधिनायक तंत्र जो है वो लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। किसी ने सही कहा है कि स्वतंत्र रहना सदैव किसी के अधीन रहने से अच्छा है, इसीलिए लोकतंत्र जो है वो अधिनायक तंत्र से अच्छा है। थैंक यू सो मच।